हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट का, वो है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का जनरली यूज हम एयरक्राफ्ट में करते हैं या इसका यूज हम शिप्स में भी करते हैं। तो इसमें दो टाइप के एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हो सकते हैं आपके, एक ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और एक होता है आपका क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। इसमें रेफ्रिजरेशन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। रेफ्रिजरेंट जो है हमारा एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में रहता है। और क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट है डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। क्लियर है? तो इस साइकिल को जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उससे पहले हम एक साइकिल देख लेते हैं, जूल साइकिल, जूल्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं इसको। जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल ही बोलते हैं, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जस्ट आपको मैं रिकैप करा रहा हूँ इसका, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था। वैसे इसकी यहाँ पर क्या ज़रूरत है वो आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो जूल साइकिल था, जूल्स ब्रेटन साइकिल, इसमें क्या होता था, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थे हमारे, 1 to 2 और 3 to 4। ये 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 3 to 4 क्या था यहाँ पर, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 to 3 प्रोसेस क्या था, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड 4 to 1 प्रोसेस क्या था, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी का टीएस डायग्राम दिखाया गया आपको। 1 2 3 4 ये आइसेंट्रोपिक हो गया, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये भी आइसेंट्रोपिक हो गया। 2 to 3 और 1 to 4 ये आपका हो गया कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। ये तो जूल ब्रेटन साइकिल था जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो साइकिल यूज होती है हमारी, उसको बोलते हैं बेल कोलमैन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल। तो ये जो हमने साइकिल पढ़ा था अभी, इसी का रिवर्स करते हैं हम, बेल कोलमैन साइकिल, इसी को एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम यूज करते हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर बेल कोलमैन साइकिल आपको दिख रहा है यहाँ पर, बेल कोलमैन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड रिवर्स कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 में कहाँ प्रोसेस हो रहा है हमारा, कंप्रेसर दिखाया गया है कि यहाँ पर 1 to 2 में जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेशर में है, ठीक है, वो कंप्रेस हो रहा है 1 to 2 प्रोसेस में। 2 to 3 प्रोसेस में हमने कूलर यूज किया है। यहाँ पर 2 to 3 प्रोसेस में क्या यूज किया हमने, कूलर। जहाँ पे हम कंडेंसर यूज करते थे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कूलर यूज किया है। और 3 to 4 प्रोसेस में हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, एक्सपेंडर यूज किया है, जो कि हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या यूज करते थे, वहाँ पर एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग वाल्व यूज करते थे। यहाँ पर एक्सपेंडर यूज किया है। और 4 to 1 प्रोसेस में ये लिखा है यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर, या इसको इवेपोरेटर बोलते थे हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, इसको यहाँ पर बोला गया है क्या, रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम एयर। और एक चीज और है इसमें, वहाँ पर हम जो बात करते थे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वहाँ पर हम बात करते थे खाली जो रेफ्रिजरेंट होता था हमारा उसका फेज भी चेंज होता था, प्लस उसकी सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग भी होती थी। वो सुपर हीटेड रीजन में भी जा सकता था और वो हमारा सब कूलिंग रीजन में भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हम अपना रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं वो एज ए एयर यूज कर रहे हैं। और एयर जो है हमारा रेफ्रिजरेंट, वो पूरे साइकिल में अपना फेज चेंज नहीं करता है, उसकी खाली क्या, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग होती है, उसका फेज चेंज नहीं होगा कभी भी। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, जो एयर है, एयर हमारा कभी भी अपना फेज चेंज नहीं करेगी, यानी कि लेटेंट हीट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने इनलेट यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एट द कंप्रेशन इनलेट पे सपोज हमारा प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। उसी के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी H1 हो जाएगी और एंट्रोपी S1 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए इसका जो हमारा बेल कोलमैन साइकिल है या रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसका यहाँ पर पीवी और टीएस डायग्राम आपको बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये रिवर्स कर दिया हमने। 1 to 2 प्रोसेस जो है ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 to 3 प्रोसेस क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर
हीट रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 to 4 प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और 4 to 1 प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 4 to 1 में हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर 2 to 3 प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट हीट हमारी रिजेक्ट करेगा। तो P2 P3 बराबर है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, P1 P4 बराबर है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और ये दोनों आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन है। हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम दिखाया गया है V1 V2 V3 V4। यहाँ पर TS डायग्राम में ये आपको दिखा दिया गया है। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था आपका, तो 1 to 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट दिख रही है, S1 बराबर S2 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसके रेस्पेक्ट में S1 बराबर S2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 to 4 में S3 बराबर S4 हो जाएगा। क्लियर है। 2 to 3 प्रोसेस ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और 4 to 1 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हीट रिजेक्ट हो रही है, तो 2 to 3 टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है 2 से, T2 इज ग्रेटर देन T3, और यहाँ पर 4 to 1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T4। तो अलग अलग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेस 1 to 2 क्या है, यहाँ प्रोसेस कहाँ हो रही है, कंप्रेशर में हो रही है। ये प्रोसेस 1 to 2 हो रही है हमारी कंप्रेशर में, और ये है हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पर 1 to 2 में देखिए, 1 to 2 में प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पे 1 to 2 प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, P1 से P2 चला गया, और टेम्परेचर T1 से T2 चला गया, दोनों बोथ इंक्रीजिंग है, एंड वॉल्यूम डिक्रीजिंग, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखिए V1 से V2 इधर आ गया, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो गया, और क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो इसमें हमारा जो Q है, जो हीट है, हीट ट्रांसफर वो 0 है। क्लियर। प्रोसेस 2 to 3 की बात करते हैं, जो कि हमारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कूलर में हो रहा है। प्रोसेस 2 to 3 में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग है, या कांस्टेंट प्रेशर, इसको हीट रिजेक्शन बोल सकते हैं आप। 2 to 3 को कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग या कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 2 to 3 में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजिंग। 2 to 3 टेम्परेचर, 2 to 3 T2 इज ग्रेटर देन T3, टेम्परेचर डिक्रीजिंग, V2 इज ग्रेटर देन V3, V2 यहाँ पर ज़्यादा है, V3 यहाँ पर कम है हमारा, ये V3 है, ये है V4। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर है हमारा कांस्टेंट है, और हीट क्या हो रही है इसमें, रिजेक्ट हो रही है टू सराउंडिंग। क्यों 2 to 3, इसको लिखा है हमने -CP T3 - T2 लिख सकते हैं, या CP T2 - T3 हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा आपका, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है तो यहाँ पर माइनस का साइन आया था, और यहाँ पर हमने माइनस अंदर ले लिया, तो CP T2 - T3 हो जाएगा। तो जो हीट यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, क्यों 2 to 3 लिखा है, या इसको QR भी लिख सकते हैं, इसको QR भी कह सकते हैं, हीट रिजेक्टेड। ये हो गई आपकी CP T2 - T3। अगर हम मास फ्लो रेट को भी कंसीडर करेंगे तो CP से पहले यहाँ पर हम M और लगा देंगे, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को भी कंसीडर करेंगे तो M डॉट से मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट को डिनोट किया जाता है, तो M और लगा देंगे तो यहाँ पर मास फ्लो रेट भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। प्रोसेस 3 to 4 की बात करते हैं। ये 3 to 4 प्रोसेस है, जो कि आइसेंट्रोपिक आपका एक्सपेंशन हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, एक्सपेंडर के अंदर हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या होगा, जैसे पहले था आपका, ये दोनों बढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। प्रेशर डिक्रीज हुआ, और 3 to 4 में टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम यहाँ पर 3 to 4 बढ़ गया, ठीक है, और Q यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर 0 है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, या रिवर्सेबल एडियाबैटिक कह सकते हैं। प्रोसेस 4 to 1 की बात करते हैं। प्रोसेस 4 to 1 में देखिए आप, प्रोसेस 4 to 1 कहाँ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में हो रहा है, या इसको बोल सकते हैं आप रेफ्रिजरेटर में या इवेपोरेटर में हो रहा है। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट 4 to 1 प्रोसेस में। तो यहाँ पर टेम्परेचर 4 to 1 में टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, 4 to 1 में टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पर आपका वॉल्यूम भी बढ़ा, दोनों बढ़ गए। प्रेशर है यहाँ पर कांस्टेंट, और जो हीट है वो क्या है, Q इज एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा, CP इक्वल्स हीट एब्जॉर्ब, या QA लिख सकते हैं आप इसको, हीट एब्जॉर्ब, या Q इसको 4 to 1 भी लिख सकते हैं प्रोसेस करके, क्यों 4 to 1 भी लिखा हुआ है, CP T1 - T4 हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसी प्रोसेस को जो हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है हमारी 4 to 1 प्रोसेस में, यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है ये 4 to 1 में, इसी को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, या डिजायर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है स्टार्टिंग से।
क्योंकि हमें जो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करना है वो रेफ्रिजरेटर या इवेपोरेटर वाला पार्ट ही है जहाँ पे हमें अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इस पूरे साइकिल में अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ टोटल वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर इन दोनों प्रोसेस में तो हमारा इसमें और इसमें तो जीरो है, 1 to 2 में जीरो हो रहा है हमारा हीट ट्रांसफर और 3 to 4 में जीरो हो रहा है। तो हीट खाली एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड हो रही है 4 to 1 प्रोसेस और 2 to 3 प्रोसेस में। तो वर्क डन हो जाएगा हमारा हीट जो रिजेक्ट हो रही है, टोटल हीट जो रिजेक्ट हो रही है माइनस हीट जो एब्जॉर्ब की थी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमारा वर्क डन देगा कि इतना वर्क डन हमें सिस्टम को देना पड़ेगा, सिस्टम पे जो इतना काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की प्लस उसको जितना काम किया वही हीट वो वहां पर जाके रिजेक्ट करेगा। ये स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं आप, जब रेफ्रिजरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, या हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ा था, उसी में ये चीज पढ़ी थी। तो वर्क डन हो जाएगा आपका हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड हो गया इक्वल्स टू हीट रिजेक्टेड यहाँ से आ गई आपकी Cp T2 माइनस T3 माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड आ गई यहाँ से Cp T1 माइनस T4, Cp T1 माइनस T4। यहाँ पे COP देख लीजिए आप, COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा कौन सा था, ये 4 to 1 प्रोसेस में जो था यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था। तो यहाँ से आ गया Cp T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई वर्क डन हो गया आपका हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब Cp T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4। इस पूरी की पूरी टर्म में Cp इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो Cp आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ऊपर से हमने T4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा T1 बाई T4 माइनस 1, इसमें से T3 कॉमन ले लिया, T2 बाई T3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ से फिर से T4 कॉमन ले लिया, T1 अपॉन T4 माइनस 1 बचा। आगे इस एक्सप्रेशन को देखिए, ऐसे देखिए ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या था हमारा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसमें हमारा फॉर्मूला ये इंप्लीमेंट होता है, P1 V1 की पावर गामा 1 इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ये वाला फॉर्मूला आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए थर्मोडायनेमिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले से। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस के लिए, PV इक्वल्स टू RT या PV इक्वल्स टू MRT भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो M हमने कंसीडर नहीं किया है, तो M हम यहाँ पे लेके नहीं चल रहे। तो यहाँ से V इक्वल्स टू RT अपॉन P, जो R जो है हमारा वो तो कांस्टेंट रहता है, तो V को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P फॉर दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V, तो V1 और V2 की जगह हमने T1 अपॉन P1 और T2 अपॉन P2 रख दिया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सिंपली ये कहाँ से आया, V1 की जगह T1 अपॉन P1, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P है, तो T1 अपॉन P1 और V2 की जगह T2 अपॉन P2 रख दिया। यहाँ से हमने P2 को इधर ले गए तो P1 अपॉन P2 हो गया, ये P1 अपॉन P2 गुना, और P2 को इधर ले गए। यहाँ पर आपका P1 नीचे था, P2 इधर चला गया, P2 अपॉन P1 की पावर गामा हो गया, और ये हो गया P1 अपॉन P2, और इक्वल्स टू T2 यहाँ था, T1 इधर ले आए तो T2 अपॉन T1 की पावर गामा हो गया। यहाँ पर P2 अपॉन P1 है, यहाँ पर P2 अपॉन P1 की पावर ये गामा है, और ये रिवर्स में था, तो इनको जब ऊपर P2 को ऊपर ले जाएंगे, P1 को नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर हो जाएगा -1। P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 की पावर है यहाँ पर गामा, और T2 अपॉन T1 को यहाँ पर हम निकालेंगे खाली, T2 अपॉन T1 आ गया, P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1, और इसकी पावर इसके डिवाइड में आ गई अपॉन गामा। क्लियर है ये एक्सप्रेशन, इसको हमने मान लिया है, यह है इक्वेशन नंबर A। सिमिलरली हम प्रोसेस जो 3 to 4 है, 3 to 4 प्रोसेस के लिए देखेंगे, जो कि एक्सपेंशन था हमारा, उस वाले केस में T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू आ जाएगा P3 अपॉन P4 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। जैसे यहाँ पे आया सेम, ऐसे ही हमारा यहाँ पर आ गया कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। पर हमें पता है P2 इक्वल्स टू P3 है और P1 इक्वल्स टू P4 है, ये हमें चीज़ पता है, क्योंकि कांस्टेंट P2 P3 जो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन था, P1 P4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा था इस प्रेशर पे हमारा।
तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन ए और बी, जब हम दो इक्वेशन ए और बी यहाँ पर है आपकी, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और इसमें P2 इक्वल्स टू P3 और P1 इक्वल्स टू P4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T4, क्योंकि ये वाली टर्म तो दोनों की, ये वाली टर्म दोनों के लिए बराबर हो जाएगी, P2 अपॉन P1 बराबर हो जाएगा P3 अपॉन P4 के, तो ये वाली चीज़ें भी बराबर हो जाएगी T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T4 के। तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T4 लिख दिया हमने, या T2 बाई T3, T3 को हम इधर ले आए इसके नीचे, T2 बाई T3 इक्वल्स टू T1 इधर चला गया, T1 बाई T4। जब ये जो सारी वैल्यूज है जब हम ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी, ये जो लास्ट में हमारी इक्वेशन आई थी यहाँ पर T4 कॉमन लेके, T1 अपॉन T4 माइनस 1, T3 अपॉन T2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस 1, यहाँ से भी T4 ले लिया था, ये इक्वेशन 1 मानी गई थी। इस इक्वेशन 1 में जब हम ये वाली वैल्यू रख देंगे T2 बाई T3 की और T1 बाई T4 की, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, COP जो था, COP की वैल्यू यहाँ पर अब निकालेंगे हम, तो COP हो गया हमारा क्या, T4 था, T1 बाई T4 माइनस 1, ये तो था ही यहाँ पर, डिवाइडेड में T3 था, T2 बाई T3 था, तो T2 बाई T3 की जगह हमने क्या रख दिया, T2 बाई T3 की जगह T1 बाई T4 रख दिया माइनस 1, और माइनस यहाँ पर T1 बाई T4 माइनस 1 ये ऑलरेडी था ही, तो T1 बाई T4 माइनस 1 ये वाली टर्म हमारी कांस्टेंट ऊपर भी है और नीचे भी दोनों में है, तो कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी। तो हमारा क्या बचा, COP जो बचेगा, COP का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से बचा T4 और यहाँ से आपका T4 बचा केवल, और नीचे बचा T3 माइनस T4। तो COP को जो हम लिख सकते हैं T4 अपॉन T3 माइनस T4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? या यहाँ पर आपको डाउट हो तो आप इसको वैसे भी डिनोट कर सकते हैं। T4 कहाँ का टेम्परेचर है हमारा, T4 जो है टेम्परेचर, ये आ जाएगा आपका जो एक्सपेंशन के आउटलेट पे जो टेम्परेचर है, यहाँ से देखिए T4 कहाँ का टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ एक्सपेंशन, और कौन सा टेम्परेचर है, T3, और T3 क्या है, T3 जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एक्सपेंशन, या आफ्टर हीट रिजेक्शन के बाद जो टेम्परेचर मिलता है T3 हमारा, वो वाला टेम्परेचर है। क्लियर है? यहाँ पर COP का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर देखिए इसी को आगे सिंप्लीफाई किया गया है, 1 बाई T4 से हमने डिवाइड कर दिया, इस वाली इक्वेशन में T4 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 1 बचा, यहाँ पे बचा T3 बाई T4 माइनस 1। क्लियर है? तो ये हो गया 1 बाई T3 बाई T4 की वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं T3 बाई T4 की वैल्यू थी P3 बाई P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो 1 बाई P3 बाई P4 माइनस की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है यहाँ पर, माइनस 1 हो जाएगा ये, या इसको P3 बाई P4 लिखा गया है यहाँ पर, P3 बाई P4 और P2 बाई P1 दोनों बराबर है, ये चीज़ें कांस्टेंट प्रेशर हीट ये था आपका, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही थी हीट एडिशन और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही थी। तो P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा और माइनस में 1। RP क्या है यहाँ पर, जो टर्म है आपकी RP, ये हो जाएगा P3 अपॉन P4 या इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो, तो जो हमारा COP है, COP को हम या तो हमें ये दोनों टेम्परेचर दिए गए हो तब भी निकाल सकते हैं, या ये जो दोनों प्रेशर दिए गए हो तब भी निकाल सकते हैं, या प्रेशर रेशियो दिया गया हो तो तब भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेल कोलमैन साइकिल का COP निकालना। अब इसमें एक केस और बनता है आपका, ये तो यहाँ पर आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन दिया गया था। एक केस इसमें और हो सकता है, जबकि जो हमारा प्रोसेस है व्हेन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर पॉलीट्रोपिक, यानी कि जनरल प्रोसेस दिए गए हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस दिए गए हैं। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कौन सा होता है, वो होता है PV की पावर n बराबर कांस्टेंट होता है, ये होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था वो होता है आपका PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, या P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक के केस में P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू P2 V2 की पावर n। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के केस में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ऑलरेडी, वर्क डन क्या होता है।
प्रोसेस 1-2 के केस में वर्क डन होता है n/n-1 RT2 - R1। R कॉमन आ जाएगा इसमें से, n/n-1 R, ये हो जाएगा n/n-1 R कॉमन हो गया इसमें से, T2 - T1। सिमिलरली इस वाले केस में हो जाएगा आपका पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन के केस में n/n-1 R कॉमन आ गया, T3 - T4। तो वर्क डन नेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर W1 - W2, वही आपका जो वही हीट रिजेक्शन माइनस हीट एब्जॉर्प्शन, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड, यही था। सॉरी यहाँ पर 1 to 2 लिख दिया है मैंने, ये 1 to 2 नहीं है। तो प्रोसेस कौन सा था हमारा, ये था प्रोसेस 2 to 3। सॉरी, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर पॉलीट्रोपिक, सही है यहाँ पर। तो नेट जो वर्क डन हो जाएगा हमारा, यहाँ से वर्क डन जब निकालेंगे हम कंप्रेशन, ये हो जाएगा W1 - W2 नेट वर्क डन। ये वैल्यूज आ गई आपकी n/n-1 R तो कॉमन हो गया इसमें, और यहाँ पर n/n-1 R कॉमन होने के बाद T2 - T1 बचेगा यहाँ पर, माइनस T3 - T4 बचेगा अंदर में। तो इसको COP क्या होता है हमारा, COP का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है। COP होता है आपका डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये आपको पता ही था। ये डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं। कांस्टेंट प्रेशर एब्जॉर्प्शन के केस में जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है CP T1 - T4 डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या आ गया हमारा n/n-1 इंटू R T2 - T1 T3 - T4, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे जो R है, हम इस चीज को देखते हैं। CP - CV हमने क्या पढ़ा था, मेयर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 11th-12th में, और यहाँ पहले फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। CP - CV = R होता है। इस वाली इक्वेशन में हम CP से भाग दे लेते हैं, CP डिवाइडेड बाई CP माइनस CV डिवाइडेड बाई CP = R डिवाइडेड बाई CP। तो CP से कट गया, 1 बचा, 1 माइनस CV/CP। CV/CP को हमने लिख दिया गामा, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला भी जानते हैं। हम CP/CV बराबर कितना होता है, CP/CV = गामा। इसका उल्टा करेंगे तो CV/CV हो जाएगा 1/गामा। तो CV/CP को लिख दिया यहाँ पे 1/गामा = R डिवाइडेड बाई CP। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गया गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू क्या हो गया, ये CP। तो इस वाले फॉर्मूले में हम R की वैल्यू रख देते हैं, COP = ऊपर वाले फॉर्मूले में जो COP हमने यहाँ से निकाला था, इसमें R की वैल्यू रखेंगे। R की वैल्यू कौन सी वाली, ये जो वैल्यू हमने निकाली है R की, ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। CP T1 - T4 डिवाइडेड बाई n/n-1 R की जगह रख दिया हमने गामा -1/गामा इंटू CP, ब्रैकेट में क्या है T2 - T3 माइनस ब्रैकेट में T1 - T4। तो CP से हमारा CP कट गया। इफ n = गामा, यहाँ पर एक केस देख लेते हैं। इफ n = गामा, यानी कि अगर हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। n = गामा तो तभी होगा जब हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक होगा। तो COP क्या हो जाएगा, ऊपर बचा T1 - T4, तो यहाँ पर n/n-1 था, ये था आपका गामा -1/गामा। n और गामा बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर गामा हो गया, तो ये से कट गया, गामा से गामा कट गया। T1/T4 डिवाइडेड बाई T2 - T3 माइनस T1/T4, जो आपका सेम एक्सप्रेशन पहले था। यहाँ पर आपका सेम एक्सप्रेशन यही था, देखिए जो आपने थियोरेटिकल के केस में निकाला था। T1/T4 ये देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये COP यहाँ पर T1 - T4 डिवाइडेड बाई T2 - T3 माइनस T1 - T4, सेम एक्सप्रेशन यही आ गया आपका, ठीक है। तो पॉलीट्रोपिक के केस में एक्सप्रेशन आपका ये वाला वर्क करेगा, और अगर सिंपल आपका नॉर्मल जो एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन है, उसमें आपका फॉर्मूला ये वाला काम करेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका एक बूट स्ट्रैप सिस्टम हमारा और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको और नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट रहता है वो कमेंट करके पूछ सकता है, या ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सब लोग ज्वाइन है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके नोट्स मैं आपको PDF में स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।